नमस्ते बच्चों, मैं आज के इस लेक्चर में आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताने जा रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा पार्ट इसका लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और आज मैं इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपको बताने वाला हूँ। साथ ही इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स भी हम एक्सप्लेन करते हैं। आइए आपको यहाँ पे जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जरा याद कीजिए। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर था जहाँ पर किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फेज और सॉलिड फेज यह दोनों इक्विलिब्रियम में हुआ करता था। और मैंने ये भी बोला था कि यदि आप कोई नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन एसोसिएटिव सॉल्यूट आप प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं माय डियर, तो क्या होता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। ये जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट हमारे सॉल्यूशन का है और जो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे प्योर सॉल्वेंट का है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यह डिफरेंस आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, जिसको आपने डेल्टा टीएफ से डिनोट किया था। याद कीजिए, मैंने कहा था ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नॉट है और ये हमारे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ है। ये कम है और ये ज्यादा है। इट मीन्स क्या, टीएफ नॉट इज ग्रेटर देन टीएफ। तो ये जो हमने डिफरेंस आपको बताया, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो ये टीएफ नॉट माइनस टीएफ जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। याद कीजिए, ऐसा ही एक टर्म था बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में होता था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जरा ध्यान दीजिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब इंक्रीमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों चीज हमने आपको सिखाया है और दोनों एक दूसरे जैसा ही है, केवल वहां पे आपका क्या है, एक्शन अपोजिट है। वहां एलिवेशन होता है और यहाँ पर डिप्रेशन होता है। तो देखिए, आपको वहां पे कंपेयर कैसे किया जाता है। वहां आपने के भी डिफाइन किया था, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और आज के लेक्चर में हम आपको डिफाइन करेंगे केएफ, जिसको कहते हैं आप यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ध्यान रहे, क्रायोस्कोपिक जो नाम पड़ा है वो कहाँ से आया, तो कहता है क्रायोस्कोपी हमारे साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम फ्रीजिंग से रिलेटेड जो है फेनोमेना का स्टडी किया करते हैं। तो माय डियर, आपको यहाँ पे फ्रीजिंग से रिलेटेड बात करनी है और इसके पहले आप बॉइलिंग से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो वहाँ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोला गया था और आज आप बोल रहे हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आइए हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि हमने पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन किया था, दैट वाज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नॉट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का आज मैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ मैं कुछ प्रॉब्लम्स की भी बात करूंगा। आइए हम एंजॉय करते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
रिमेम्बर वो क्लास जो मैंने आपको सिखाया था डेल्टा टीएफ, जिसको आप कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किन किन बातों पे डिपेंड करेगा? तो आप जानते हैं सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। आप जानते हैं सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करेगा। तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी हो जाएगा। और यदि मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करूं, हटाऊं, तो क्या हम पुट करेंगे? एक कांस्टेंट पुट करेंगे और इस कांस्टेंट का नाम होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए हमने लिखा है वेयर Kf इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये डिप्रेशन तो समझ में आता है, क्रायोस्कोपी समझ में नहीं आता है। हमने यहाँ नाम क्रायोस्कोपी क्यों रखा? इसलिए क्योंकि क्रायोस्कोपी हमारे साइंस का वो ब्रांच है माय डियर, जिसमें हम स्टडी करते हैं वैसे फिनोमेना का, वैसे इंसिडेंस का, जो कि रिलेटेड होता है फ्रीजिंग से। तो आइए हमको केफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ और डिवाइडेड बाई एम। तो ये डेल्टा टीएफ हो गया और डिवाइडेड बाई एम हो गया। तो ये है हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और यह क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डेल्टा टीएफ बाई एम के इक्वल हुआ। यदि हम सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 रखते हैं, यूनिटी लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? तब हमारा केएफ का जो वैल्यू है वो डेल्टा टीएफ के बराबर हो जाएगा। Therefore, the molar depression constant is defined as the depression in freezing point of 1 molar solution। जब यहाँ मोलरिटी 1 हो जाएगा तो वहां पे केएफ का वैल्यू डेल्टा टीएफ के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। Therefore, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू, देख लीजिए ये अपन का मोलरिटी है, मोलरिटी की जगह सॉल्यूट का मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि ग्राम यूनिट में लिखा गया है। तो आइए हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, जिसे हमें लर्न करना है, मेमोराइज करना है और प्रॉब्लम बनाने के समय यूज भी करना है। आइए हम वजह जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वजह क्या है, काज क्या है। हमने बताया था रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ये जो वेपर प्रेशर का घट जाना है यह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वजह है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं जो कि मैं अगले लेक्चर में ध्यान रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपसे जो है जानना चाहूंगा कि आपने खोजा कि नहीं, तब मैं वहां पे आंसर दूंगा। ये जो हमारा वेपर प्रेशर का लोडिंग है वो किस कदर हमारे फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन से रिलेटेड है, मैं इस बात का ओपनिंग करूंगा। तब तक आप जो है इस पे सोचें कि आपका जवाब क्या है। आइए हम फर्दर बात करते हैं, ये केफ के वैल्यू का मेजरमेंट की बात करते हैं। केफ इज इक्वल टू आर, जो कि आप जानते हैं मोलर गैस कांस्टेंट है, और टीएफ नॉट जो कि आप जानते हैं आपका फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। आप जानते हैं वाटर के वास्ते यह फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। ये है आपका आइस और ये है आपका
वाटर। आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर का भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? ये आपका सॉलिड स्टेट में होगा और ये आपका लिक्विड स्टेट में होगा। तो आपको मालूम है कि जब स्टेट हमारा बदल जाता है और टेम्परेचर सेम रहता है तो उस समय जो हीट का एक्सचेंज होता है उसे लैटेंट हीट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है LF, इस LF को कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग क्या है? तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आइस का है, उस आइस को जब मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो जो हीट देना होता है इस हीट को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जाना जाता है या लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में कन्वर्ट किया था। माय डियर, आज उसी तरह का कंडीशन आया हुआ है मगर फेनोमेना कुछ अलग है। आपके पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली आइस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वाटर। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर में कन्वर्ट करने के वास्ते जो हमने हीट को सप्लाई किया है, दैट सप्लाइड हीट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हमें ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जरा गौर फरमाइए। जैसे ही हमने देखिए आंसर मिलने वाला है, ये है आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर का प्रेशर। यदि हम उसमें क्या डाल देते हैं सॉल्वेंट वाले में, देखिएगा सॉल्वेंट वाले में यदि हम क्या देते हैं सॉल्यूट देते हैं, सॉल्यूट देने के बाद क्या हो जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सॉल्यूट देने के बाद आपका जो है यहाँ पर फ्रीजिंग की जो बात आप कर रहे हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर की जो बात कर रहे हैं, यह फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, हमारे पास है 5 लीटर वाटर, उसमें आप इथिलीन ग्लाइकोल डाल देते हैं। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आपने इथिलीन ग्लाइकोल सर्टेन अमाउंट डाला है तो उस हिसाब से हमारा फ्रीजिंग का जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लोअर हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इट मीन्स आप कहेंगे यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल जो सॉल्यूट है वो हमारे वाटर में ऐड करने के बाद इनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया माय डियर, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए इस ग्राफ में आपने जो सीखा है वो क्या सीखा। जब प्योर सॉल्वेंट का है तो ये आपका TF0 फ्रीजिंग पॉइंट ये है, और जब आपने सॉल्यूट डाला है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट पहले वाले से घट गया। ये सॉल्यूशन के वास्ते और ये हमारा प्योर सॉल्वेंट के वास्ते। TF0 is the freezing point of pure solvent and TF is freezing point of the pure solution. So naturally ये TF0 में TF को यदि हम माइनस कर देंगे my dear, then you are getting delta TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए ना यहाँ क्या हुआ है, कहता है कि हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कौन जिम्मेदार है, वेपर प्रेशर जिम्मेदार है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिम्मेदार है। इट मींस क्या, यहाँ पे हमारा क्या हुआ है बोलिए, जो सॉलिड पार्टिकल को हम डालते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर घट जाता है। ये जो वेपर प्रेशर का घटना हुआ that relates with depression in freezing point, but how? You have to
think over, you have to ponder over the matter and then I will answer in the next lecture. आइए अब जो आपके पास है यहाँ पे, यदि हमने ये फॉर्मूला लिखा है, हम मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं सॉल्यूट का, कैसे? ये यहाँ पे आपको आ जाएगा और डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, तो हमारा मोलर मास जो सॉल्यूट का निकालना है उसका वैल्यू होगा Kf बाई डेल्टा Tf इंटू WS 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट जो हम सॉल्यूट का इस तरीके से निकालते हैं, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से निकालते हैं, उस मेथड का नाम है, आप बीएससी में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, उस मेथड का नाम है आपका बेकमैन्स मेथड। याद कीजिए, जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे माय डियर, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि वो आपका जो था लैंड्सबर्गर मेथड था, यहाँ पे आपका बेकमैन्स मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। तो आइए अब मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि ये हमारा फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WS बाई MS इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आपको क्या होगा, ना के बराबर है, कभी कभी आपको जो है अच्छी बुक्स आप बनाएंगे तो होगा, मैंने जानबूझ करके इसको लिखा है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आइए, ये फॉर्मूला आपके मेमोरी में हमेशा होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को मैं यहाँ पे यूज करूँगा। आइए, हमने एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन पे पहले हम गौर फरमाते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है और इस क्वेश्चन को हम किस कदर सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिएगा, हमने लिखा है, हमारे पास है 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। रिमेंबर, इथिलीन ग्लाइकोल क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज मटेरियल है। आपको मैं बता दूं कि इथिलीन ग्लाइकोल जैसे हमारा कोल्ड रीजन है, उस कोल्ड रीजन में क्या होता है, आपका पेट्रोल पहले जम जाता है। तो पेट्रोल मान लीजिए कि जम गया इंजन में, तो फिर क्या होगा, वहां से हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ये जो आपका जो टंकी जिसको आप कहते हैं, टैंक जो है आपका पेट्रोल जहां पे डिपॉजिट्स होता है, वहां मान लीजिए जम गया, वहां से जो पाइप में जाता है वहां जम गया, तो फिर आपको क्या होगा, वहां एनर्जी का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। अब आपकी बाइक है, कार है, वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए कोल्ड कंट्रीज में, कोल्ड रीजन में हम पेट्रोल में एंटी फ्रीज मटेरियल मिलाते हैं ताकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, घट जाए। अब सोचिए, यदि बिना एंटी फ्रीज मटेरियल मिलाए हुए आपका पेट्रोल फ्रीज कर जाता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर और वहां का टेम्परेचर है -15 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्टेनली आपका पेट्रोल फ्रीज कर जाएगा, हमारी गाड़ियां नहीं चलेंगी। मगर यदि उसमें हम इथिलीन ग्लाइकोल मिला देते हैं या कोई और भी एंटी फ्रीज उसमें मिक्स कर देते हैं, उसके बाद यदि ये हो गया -15 डिग्री सेंटीग्रेड और -16 डिग्री सेंटीग्रेड, तब तो आपका पेट्रोल फ्रीज नहीं करेगा, क्योंकि वो तो फ्रीज तब करेगा जब -16 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब आपका तो टेम्परेचर वहां का -15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो नेचुरली आप जो है सुरक्षित होंगे, आपकी व्हीकल्स जो है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो आइए, हमने आपको बोला है कि हमारे पास है 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल इज an anti-freeze material mixed with 600 ग्राम ऑफ वाटर। 600 ग्राम वाटर के साथ आपको 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया गया है। कहता है यहाँ पे फाइंड करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा
और ये भी पता करना है कि जो हमारा सॉल्यूशन बना है 600 ग्राम वाटर और 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को मिक्स करने के बाद इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा माय डियर? जरा सोचिए ना, कैसे बनाएंगे आप? आपका क्या अप्रोच होगा? वेरी सिंपल अप्रोच यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। आइए देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास तो अवेलेबल डेटास है, मैं उसे कलेक्ट करूंगा। आइए वो अवेलेबल डेटास कौन कौन से हैं माय डियर? यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा मास ऑफ सॉल्यूट। Here is the mass of solute 45 gram and here is the molar mass of solute। अब आप हमसे पूछेंगे इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास कैसे? तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये है आपका इथिलीन ग्लाइकोल। रिमेंबर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना चाहूँ। कार्बन हमारा 2 है 24, ऑक्सीजन हमारा 2 है 32, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 है 6 है। देख लीजिए अब आपको कितना हो गया, 6 2 8 और 4 और 2 6, 62 ग्राम पर मोल। ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट हो गया। अब देखिए जब आपने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया है तब क्या करना है? यहाँ पे आपको मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 600 ग्राम। अब आप ही बताइए माय डियर, मैं कैसे सॉल्व करूँ इसको? आप देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये तो आपके पास रहे अवेलेबल डेटास, ये हैं अवेलेबल डेटास। आइए हम आपको फॉर्मूला यूज करते हैं। वी नो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M और KF का वैल्यू आपको यहाँ पर जो है दिया हुआ होता है। ये जो आप देख रहे हैं वाटर का KF का जो वैल्यू है वो हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल। आपको दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। KF का वैल्यू 1.86 से केल्विन केजी पर मोल क्वेश्चन में दिया रहेगा और याद भी रख सकते हैं। देख लीजिए 1.86, उसके बाद मोललिटी की बात आती है। मोललिटी के लिए हमने क्या फॉर्मूला दिया है? याद कीजिए मोललिटी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ऐसा है WS/MS × 1000 by mass of solvent in ग्राम। तो माय डियर मैं क्या करूं, यहाँ पे सॉल्यूट की जगह पुट कर दूं 45, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में कितना लिख दूं 62 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का मास कितना है 600 ग्राम। आइए आपका ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया और इसके बाद आपको यहाँ पर डेल्टा TF कैलकुलेट हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86 इंटू हमारे पास है ये देख लीजिए 45 और उसके बाद है आपका 10, उसके बाद है आपका 62, here 31, here 0.93। आइए और हमने इसको सिंपल कर दिया 9.3 इंटू 45 डिवाइडेड बाय
31। तो ये आएगा अपन का डेल्टा टीएफ। आपको मैंने बोला है कि डेल्टा टीएफ जो होगा वो क्या होगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ होगा। यानी कि आपको टीएफ का वैल्यू तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मालूम है, तो हम क्या कहेंगे, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टीएफ इज इक्वल टू 9.3 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 31। देखिए तो फिर टीएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेट करना है, क्या होगा माइनस, देखिए तो माइनस हो जाएगा, केवल 0 है तो माइनस 9.3 इंटू 45/31, इतना आपको डिग्री सेंटीग्रेड आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपने सीखा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद मैं ये क्वेश्चन आपको और भी बता रहा हूं, जरा ध्यान देंगे आप। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें रिवीजन की आवश्यकता है। मैंने पहले भी बोला है कि जब तक आप इसे 2 बार 3 बार नहीं देखेंगे समझेंगे, तब तक आपको जो इफिशियंसी है वो डेवलप नहीं करेगा। तो जितने भी बच्चे हैं मैं उन सबों से आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो फिर 2 बार 3 बार जरूर वीडियो को देखिए, और तभी आपको क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से दिमाग में सेट करेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एंजॉय करते हैं हम लोग। 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in a 50 gram of benzene. Lowered the freezing point by 0.40 Kelvin. Kf is equal to 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of the solute. Find the molar mass of the solute. आपको solute का मोलर मास कैलकुलेट करना है। Once more, 1 gram of non-volatile solute. Remember, हमने लिखा है solute का मास 1 ग्राम। 50 gram of benzene, mass of solvent 50 gram. लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि लोअरिंग दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ का वैल्यू दिया हुआ है भाई, कितना 0.40 केल्विन। केएफ का वैल्यू दिया हुआ है 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। फाइंड द मोलर मास ऑफ द solute. solute का मोलर मास हमें फाइंड करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, अभी
अभी आपने सीखा है कि डेल्टा Tf is equal to Kf into Ws into 1000 by mass of solvent। डेल्टा Tf मेरे को पता है, Kf का वैल्यू भी मुझे पता है, सॉल्यूट का मास भी पता है, सॉल्वेंट का मास भी पता है। देखिए ना, सॉल्यूट का मास है, सॉल्वेंट का मास है, ये सॉल्यूट का मास, ये सॉल्वेंट का मास। उसके बाद आपको जो है सॉरी, ये सॉल्यूट का मास और ये सॉल्वेंट का मास और ये केफ का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर हमको देखना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप ही बताइए, ये हो गया 0 से 0 कैंसिल और ये क्या हो गया 20। तो मोलर मास सॉल्यूट का कैसे 5.12 into 20 by 40 into 10 to the power -2 ये वाली। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आ गया 512 डिवाइडेड बाई 2 ग्राम पर मोल। ये ध्यान से ये देखिए आपको मैंने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब देखिए इसी तरह का आपको जो है क्वेश्चन और भी बनाना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Nice question. How much ice will separate if 25 gram of इथिलीन ग्लाइकोल, याद कीजिए आपको इथिलीन ग्लाइकोल ऐड किया जा रहा है। is added to 100 gram of water। याद कीजिए ना, केफ का जो वैल्यू है हमारा कितना है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है। अब आप क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिए। सॉल्यूट का मास मालूम, सॉल्वेंट का मास मालूम, डेल्टा टीएफ मालूम, केएफ मालूम, एमएस मालूम। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, तो आराम से पुट कर दिए। अब इसको जरा देखिए क्या करना है। हमारे पास है, देख लीजिएगा, हाउ मच आइस विल सेपरेट 25 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। सॉल्यूट का मास 25 ग्राम, मोलर मास आपने देखा 62 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट आपने देखा 100 ग्राम आपको लग रहा है। अच्छा, अब कहता है केएफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर। देखिए ये सॉल्वेंट का मास आपको नहीं दिया हुआ है, इतना में मिक्स किया गया है, आपको ये समझना है। हम सॉल्वेंट का मास पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 100 ग्राम हमारा दिया हुआ था वाटर, उसमें सॉल्यूट डाले तो कितना ग्राम 100 ग्राम में से आइस में बदल गया, वो कैसे पता चलेगा? तो हम सॉल्वेंट का पहले मास निकालेंगे, तब देखेंगे, कंपेयर करेंगे पहले वाले से क्या होगा।
फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू हमें चाहिए डेल्टा TF का वैल्यू। देख लीजिए, आपको कहता है हाउ मच आइस विल सेपरेट, कितना आइस सेपरेट करेगा। यहाँ पर डेल्टा TF का वैल्यू भी आपको क्या होना चाहिए, दिया हुआ होना चाहिए, निश्चित रूप से दिया हुआ होना चाहिए। कहता है हाउ मच आइस विल सेपरेट if 25 gram of ethylene glycol is added to 100 gram of water। KF का वैल्यू वाटर के लिए ये दिया हुआ है, टू कूल टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डेल्टा TF का वैल्यू देखिए, TF नॉट माइनस TF क्वेश्चन में छूटा हुआ था, तो क्या होगा TF नॉट 0, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 माइनस ऑफ -10 डिग्री सेंटीग्रेड तो 10। KF का वैल्यू मालूम, सॉल्यूट का मास आपको 25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास हो जाएगा, देख लीजिए सॉल्यूट का मास 62 और उसके बाद सॉल्वेंट का मास हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या करता है, ये देखिए 62 है, देखिए 1 0 कैंसिल हो गया, अब ये 186 हो गया, ये 3 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ गया 75 ग्राम। सुन लीजिए, जब सॉलिड डाले हैं तो सॉल्वेंट का मास है 75 ग्राम, पहले से था 100 ग्राम आपका वाटर, 100 ग्राम में डाला गया था, तो 100 ग्राम में 75 ग्राम स्टील वाटर है, लिक्विड वाटर है, 25 ग्राम क्या हुआ आइस में बदल गया। तो हम क्या कहेंगे, मास ऑफ आइस सेपरेटेड, जो सेपरेट किया है वो 100 माइनस 75 यानी कि 25 ग्राम। फिर से एक बार, सॉल्यूट का मास मालूम, मोलर मास मालूम, सॉल्वेंट का मास मालूम, डेल्टा TF मालूम, कैसे TF नॉट माइनस TF 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 KF हो गया, सॉल्यूट का मास, मोलर मास 1000, सॉल्वेंट का मास फाइंड करना है। तो देखिए, तो सॉल्वेंट का मास कितना निकल गया 75 ग्राम। तो इस लेक्चर में आपको इतना ही, और अब मैं इसके अगले लेक्चर में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताऊंगा, और आप तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा लिंक बनाए रखें, डिलीट ना हो, प्लीज पढ़ते रहिए। और जब लिंक बना रहेगा तो आने के बाद, खुलने के बाद जो है आपका पढ़ाई में मन लगा हुआ रहेगा, इसीलिए मैं आपको बार बार प्रेशराइज करता हूँ।